नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या और उसके बाद इंसाफ मांग रहे पीड़ित परिवार पर हुए लाठीचार्ज ने यूपी के सियासी पारे को उबाल पर ला दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे पुलिस की रिकॉर्ड तोड़ नाइंसाफी बताया है, तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इसे भाजपा सरकार की दमनकारी और दलित विरोधी कार्यशैली का सबूत करार दिया है। अब यहां हैरानी की बात यह है कि जब सड़क पर एक दलित बेटी के लिए इंसाफ की जंग हो रही है, दलित संगठन इस मामले में उतरे हुए हैं, लेकिन बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी धुरी माने जाने वाली बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह खामोश है। एक दलित छात्रा के साथ इतने बड़े जघन्य कांड पर भी बहन जी अब चुप रहेंगी, तो ये चुप्पी क्या कहती है? मायावती क्या जमीन पर बिना लड़ाई लड़े 2027 के चुनाव में अपना कोर वोट बैंक बचा लेंगी? ये उनका अति आत्मविश्वास कितना सही है? क्या चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव का पीडीए, चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता, ये सब बसपा को उसी की जमीन पर अलग थलग नहीं कर देंगे? ये तमाम सवाल हैं और भी सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज तक .in के एसोसिएट एडिटर और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कबूल अहमद। तो कबूल, पहला सवाल यही है जो मैंने कमोबेश अपनी भूमिका में भी कहा कि मेरठ का ललिता गौतम हत्याकांड यूपी की राजनीति में इस वक्त उबाल पर है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद फ्रंट फुट पर इस मुद्दे को लेकर सरकार को, पुलिस को घेर रहे हैं। अब ये सीधा संवेदनशील भी मुद्दा है, दलित समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मायावती की इस खामोशी को आप कैसे देखते हैं? क्या कहती है मायावती की ये खामोशी? देखिए नीरज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि खासतौर से कल की घटना के बाद से जिस तरह से आप सड़क से लेके सोशल मीडिया, तमाम लोग, जो अविनाश पांडे जो वहाँ के मेरठ के एसएसपी हैं, उनकी जो जिस तरह की हरकत रही है उसको लेके जिस तरह के वो कटघरे में हैं, उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ी। लेकिन आप समझ लीजिए कि नीरज भाई, लगातार इस बात को लेके तमाम जो है वो दलित समाज से जुड़े हुए लोग हों या अति पिछड़ी समाज से जुड़े हुए लोग हों या उत्तर प्रदेश के सिविल सोसाइटी के लोग हों, लगातार इस बात को लेके, पुलिस के रवैये को लेके लगातार सवाल उठा रहे हैं। और आपने जिस तरह की बात कही कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कल फौरन जैसे ही हुई वैसे ही उन्होंने ट्वीट करके और खासतौर से योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेर रखने की कवायद की है। दूसरी तरफ जमीन पे ललिता की जो समर्थन में और उनके इंसाफ के गुहार के लिए चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, उनके कार्यकर्ता लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए धरना दे रहे हैं, कल कमिश्नरी में भी कर रहे हैं। लेकिन इस घटना में जो खास तौर से जिस बात की तरफ आपका जिक्र रहा, मायावती की खामोशी, वाकई बात उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। मायावती भी अपनी राजनीतिक एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन वो जो तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, वो जो बसपा का अपना कोर वोट बैंक रहा है नीरज भाई, अगर उसके मुद्दे को भी मायावती चुप रहती हैं तो आज की तारीख में वो निश्चित तौर पे सवालों के घेरे में होंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मायावती की पहले की जो राजनीतिक तौर तरीका रहा नीरज भाई, आप देखेंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा, कोई उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था कि रिएक्शन जो है बहुत देर में आया करता था तब भी। लेकिन बसपा का हमेशा तौर तरीका रहा है कि दलित उत्पीड़न के मामले होते रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में मायावती आती रही तब वो 5 साल के पुराने जो हैं जितने गड़े मुर्दे हुए करते थे उनको उखाड़ के दोबारा जिंदा करके उनको इंसाफ दिलाती थी। लेकिन आज की तारीख में नीरज भाई, आज वो बसपा सत्ता में आने वाली स्थिति में फिलहाल नहीं दिख रही है। सत्ता में आने की स्थिति में तभी दिखेंगी जब मायावती अपनों के लिए खड़ी नजर आएंगी। आज की राजनीति 20 साल की पुरानी राजनीति से बदल चुकी है। आज जो दलित समाज है उसकी अपेक्षाएं जो उस समय की अपेक्षाएं थी उससे काफी अलग हैं। उस समय जो दलित समुदाय था उसे सामाजिक न्याय, उसे अपनी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक चेतना, इन सारी चीजों की जरूरत थी। आज जो है वो अपेक्षाएं उससे ज्यादा बढ़ गई हैं नीरज भाई, एक जरूरत तो ये। लेकिन खास तौर से
मायावती तमाम घटनाओं पे नहीं बोलती हैं, वो अलग बात है। लेकिन कल की जो घटना है, अगर मायावती इस सब्जेक्ट में भी खामोश रहती हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता चुप रहते हैं, तो निश्चित तौर पे निश्चित नीरज भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की जो राजनीति है वो सवालों के घेरे में होगी। आज तमाम लोग बसपा के मायावती की खामोशी को लेके तमाम सोशल मीडिया में लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनके सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित तौर पे मायावती को वो तमाम चीजें हैं जिसपे मायावती अक्सर बयान देती हैं, जो बहुत सारी चीजें नहीं, जैसे अभी 2 दिन पहले मायावती ने एक ट्वीट किया था नीरज भाई, जो अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी पे, जी मैं आने वाला था। बजाय नीरज भाई उस मतलब वो विपक्ष से सवाल कर रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी बिल्कुल मैं आप कर रहे हैं, तो आप सोचिए मायावती क्या एक ट्वीट नहीं कर सकती थी? अगर मायावती ट्वीट करती तो मुझे लगता है कि जो मेरठ के एसएसपी हैं उन पे और दबाव बनता सरकार पे, क्योंकि मुझे लगता है अखिलेश यादव और दूसरे जो तमाम पार्टी के नेता हैं, उनके सवालों से ज्यादा मायावती का सवाल जब उठता है तो वो ज्यादा मुद्दा बन जाता है नीरज भाई, और खासतौर से जब दलित बेटी की बात हो तो वो ज्यादा अहम करता है। लेकिन नीरज भाई, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की भी समझ से बाहर हो रहा है कि मायावती आखिर करना क्या चाह रही है। क्या मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखना चाहती है? अगर बचाए रखना चाहती हैं तो ये फिर खामोशी क्यों? ये खामोशी आखिर क्या वजह है कि मायावती को इतनी बड़ी घटना है, और उत्तर प्रदेश के तमाम सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे हैं और मायावती चुप रहती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती सरकार से सीधे कोई भी चुनौती या पंगा लेती हुई नजर नहीं आना चाहती हैं फिलहाल, क्योंकि सीधा सीधा लोगों को हाँ, हो सकता है कि जो लोग धरना दे रहे हैं उनके तौर तरीके गलत रहे हों, उनको समझाया जा सकता था, लेकिन जिस तैस में, जिस जोश में, जिस तरह के वो तेवर अपनाकर रुख अपनाए थे नीरज भाई, वो कहीं ना कहीं जो है निश्चित तौर पे वो सरकार के लिए भी बहुत, जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको भी बिगाड़ रहा है, पुलिस के रवैये पे भी सवाल खड़ा कर रहा है नीरज भाई, और इन सारी चीजों पे मायावती की खामोशी को लेकर बसपा की राजनीति भी सवालों के घेरे में है। इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती की जो इस मुद्दे पे वो तमाम मुसलमानों से जुड़े हों या दूसरे समुदाय से जुड़े हों, उस पर अगर वो खामोश रहती हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जब वो अपने ही समाज के बीच जो बसपा के लिए पूरा समर्पित है, अगर उस पर भी खामोश रहती हैं तो बसपा को लेके एक बार दली है। दूसरा, जो खास तौर से जो दलित वोटों की चाह में है, वो अखिलेश यादव जिस तरह से नीरज भाई आप देख रहे हैं। मैं एक बार इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन मैं इस जो अभी तक आपने बात की, मैं इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं। ये सवाल जैसे मैंने आपसे किया, ऐसा मैंने और लोगों से भी किया जनरल बातचीत में। कुछ लोग लेकिन अब भी ये दलील देते हैं कि मायावती तो ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है मायावती का, मायावती तो कभी भी इस तरह से डायरेक्ट मुद्दों पर नहीं बोलती हैं। तो भाई ये आप जो बात आपने भी कही, ये तो पुराने जमाने की बात थी ना। शायद तब मायावती के वोटर को लगता था कि हमारे तब तो कम्युनिकेशन के ऐसे साधन नहीं थे, हाथ में मोबाइल ये नहीं बताता था कि इस मुद्दे पर, मेरठ में हुए इस मुद्दे पर ललिता गौतम के पिता को शायद उस वक्त तो ये कोई नहीं बता रहा था ना कि शायद मुंबई में बैठा कोई दलित संगठन, शायद मुजफ्फरपुर में बैठा कोई दलित संगठन भी आपके हक में बोल रहा है। विक्टिम को लगता था कि ज़हनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर मायावती की पार्टी को मैं वोट देता हूं और वो इस मुद्दे पर मेरे साथ है। लेकिन अब तो कम्युनिकेशन हाथ में है, उन्हें नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर मेरे दरवाजे पर हैं, अखिलेश यादव मेरी बात कर रहे हैं। ये इसके अलावा दूर दराज बैठे हुए लोग, दूर दराज बैठी हुई आम पब्लिक, दूर दराज बैठे हुए संगठन मेरे हक में बोल रहे हैं। वहां तो ये साफ नजर आता है कि मायावती नहीं बोल रही है। तो ये दलील कितनी जायज है कि मायावती तो पहले भी नहीं बोलती थी, अब भी नहीं बोलती हैं। तो भाई अब स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बदल चुका है ना, खेल के नियम बदल चुके हैं। देखिए नीरज भाई, मैंने ये बात शुरुआत में कही कि जो मायावती का ये तौर तरीका रहा है, लेकिन आज की 20 साल पुरानी राजनीति, आज की राजनीति बदल चुकी है नीरज भाई। आज की जो राजनीति है वो लोग, जो समाज है उसकी अपेक्षाएं, उसकी उम्मीदें काफी बढ़ी हैं।
दूसरी बात यह है कि 20 साल पहले के जो तौर तरीका था वो आज के तौर तरीके से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। 20 साल पहले मायावती जो राजनीति कर रही थी, आज वो राजनीति मायावती नहीं कर रही हैं, एक चीज। दूसरी चीज है कि आज की जो समाज है, आज का जो युवा है, आज उनका जो अपना सियासी आधार है, वो मायावती के तेवर को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा नेता हमारी दुख दर्द सुख में खड़ा रहे। नीरज भाई, आपको याद होगा आज से 20 साल पहले गांव का एक प्रधान अगर गांव में कह देता था कि पूरे गांव वालों किसको वोट दो, पूरा गांव का गांव वोट जो है नीरज में पड़ जाता था। लेकिन आज के तौर तरीके में हर वोटर चाहता है कि हमारा जो जिसको हम वोट दे रहे हैं उससे हम वो नहीं, आज तो हम बात करते हैं चुनावों के वक्त जब महिला ने किसी और को वोट दिया है, पुरुष ने किसी और को वोट दिया है, पति ने किसी और को वोट दिया है, पत्नी ने किसी और को वोट दिया है, और दिया है नीरज भाई। और दूसरी इसके साथ एक और चीज है कि अपेक्षाएं देखिए, जो वोटर है वो ये चाहता है कि हमारा नेता हमको सीधे तौर पे जाने, समझे और हमको पहचाने। अगर आप जब वोटर की ये उम्मीदें आज की बढ़ गई हैं नीरज भाई, और अगर ऐसे में मायावती लोग उनके तक तो जा भी नहीं पहुंच, अपने समाज, अपने वोटर, अपने आधार के बीच में पहुंच भी नहीं पा रही हैं। वो एक लंबे अरसे से अगर याद किया जाए नीरज भाई, 2024 के चुनाव प्रचार के बाद से उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2 रैलियां की हैं, एक लखनऊ में जो रैली की है, इसके अलावा मायावती क्या कहीं किसी जिले में या किसी क्षेत्र में या कहीं ऐसे दौरा करते हुए या किसी के दुख दर्द में पहुंची हुई? तो मुझे याद है सहारनपुर में जब एक मिर्चीपुर वाला कांड हुआ था नीरज भाई, जिसमें चंद्रशेखर गिरफ्तार हुए थे, जहां पे ठाकुर बनाम दलितों का हुआ था, मायावती ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वो सहारनपुर एक दौरा मायावती ने किया था, लेकिन उसके बाद से नीरज भाई 2018 में उसके बाद से मायावती ने कोई उत्तर प्रदेश में दौरे, कहीं आना जाना नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि पार्टी में जो नेता हैं वो कैडर कायम करने के अलावा कहीं और नहीं जाते नीरज भाई। दूसरी चीज है कैडर कायम के बहाने क्या होता है नीरज भाई, अब ये बात बसपा के कैडर के लोग भी जानते हैं, बसपा के समर्थक भी जानते हैं कि उन कैडर कैंप में क्या होता है। आजकल एक नया तरीका बसपा में और आ गया कि वो हर जगह, हर विधानसभा में अपने क्या इन सब की कवायद के बीच दलितों के उत्पीड़न के मामले, दलितों के जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उनके वो दुख दर्द, वो जो जख्म हैं, उन पे मरहम लगाने की जरूरत नहीं है? क्या समाज को नहीं जाना चाहिए? आज जो समाज कर रहे हैं कि उनके साथ खड़ी नजर आए। क्या मायावती अगर आज की घटना थी, अगर आज मायावती अनाउंस कर देती कि मैं सुबह जो है ललिता के परिवार से मिलने जा रही हूँ, या जिन लोगों को के साथ वहां के एसएसपी ने घटना की है उनसे मिलेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीरज भाई सबसे बड़ी खबर होती और मायावती उसके सियासी केंद्र में होती। लोग मायावती को आज से जो 1995 और 97 के दौर की मायावती थी उस चश्मे से देखने लगते नीरज भाई। अखिलेश यादव बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन अगर मायावती किसी इलाके में दौरा कर देंगी तो नीरज भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। कल के अखबारों की वो मुख्य लीड खबर होती। अगर कल मायावती करती है तो आज उत्तर प्रदेश के सारे अखबार प्रमुख खबर पे मायावती का बयान छापे होते नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मायावती अगर नहीं कर रही है तो ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं मायावती की राजनीति का तौर तरीका ये तो नहीं रहा है। आखिर क्या मजबूरी है कि मायावती इस राजनीति से, जो लोग कह रहे हैं कि अगर आप 20 साल की पहले जो राजनीति होती थी, अगर भारतीय जनता पार्टी उस तरह से राजनीति करती तो आज वो इतने राज्यों की सत्ता में नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति का तौर तरीका था, अखिलेश यादव नहीं बदला। यानी समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ तौर तरीके भी बदल रहे हैं, राजनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं। बसपा में ये तौर तरीका आकाश आनंद ने 2024 में बदलने की नीरज भाई कोशिश की थी। हमने वो देखा था, उनका जो तेवर था, अंदाज था, जिस तरह से वो दलितों से जुड़े मुद्दे को उठा रहे थे, वो लग रहा था कि दलित समुदाय के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी कि एक कोई ऐसा नेता बहुजन समाज पार्टी में आया है जो उनके मुद्दे को उठा रहा है, उनकी दर्द को समझ रहा है, उनकी भावनाओं को कर रहा है, और जिस तरह के वो बयान दे रहे थे। लेकिन उसी बीच मायावती ने उन पे एक्शन ले लेती है, उनको पार्टी से निकाल देती है, अपना उत्तराधिकारी जो घोषित करती है वो भी हटा देती हैं। फिर उसके बाद वो माफी मांग के आते हैं, लेकिन आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके, उनकी जो राजनीति में जो, ऐसे में अगर मायावती खामोशी रहेगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर या आज की तारीख में कांग्रेस में जो बसपा के प्रभारी हैं, वो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजेंद्र गौतम,
वो निश्चित तौर पे मायावती के तौर तरीकों पे सवाल उठाएंगे और फिर उनको मौका मिल जाता है कि वो बसपा को भाजपा की बी कैटेगरी में या सरकार के सहयोगी के तौर पे स्थापित करने में वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज भी देख रहा है नीरज भाई, उसकी जो खासतौर से जो युवा है दलितों का, वो जो है थोड़ा सा अलग मोड का है। हर समाज का जो इस समय यूथ है ना, वो यूथ की जो राजनीतिक अपेक्षाएं हैं, मुझे लगता है मायावती उसको समझ नहीं पा रही हैं और ना ही बसपा के लोग उस नब्ज को हाथ रख पा रहे हैं। यही वजह है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हो जा रहे हैं। आज आप बात कर रहे हैं नीरज भाई, खासतौर से आप मेरठ की, लेकिन कल एक घटना और हुई है जिसको लेके जौनपुर में भी एक बिन समाज की बिल्कुल समस्या है, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। उस पर भी खास जो बहुजन पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जिस समाज को, जिस तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी दलित समुदाय के समाज को जोड़ के जो काशीराम ने एक बहुजन राजनीति खड़ी की थी, जिसके सहारे मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश में राजनीति में मुख्यमंत्री बनी थी, उनपे उनके वोटों के सहारे आज उनके दुख दर्द में मायावती अगर नहीं खड़ी होती तो निश्चित तौर पे वो समाज बसपा के साथ कैसे खड़ा होगा नीरज भाई। जब चुनाव आएगा तो इसीलिए बसपा का जो ग्राफ डाउन हो रहा है वो किसी और वजह से नहीं हो रहा है, वो मायावती के राजनीतिक तौर तरीके की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। इस पर एक व्यापक अपनी बात रखी कि मायावती किस तरह से अपने विभिन्न बयानों में सरकार का बचाव करती हुई नजर आती हैं और कभी हमला भी करती हैं, तो वो बहुत जिसे कहते हैं कि छूते छुआते हमला करती हुई नजर आती हैं। से वो सरकार का या बचाव करती हैं या सलाहकार की भूमिका में नजर आती हैं। अगर पिछले 2014 के बाद से अगर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के ट्वीट देखे जाएं तो ट्वीटों में ऐसे ही कुछ मैसेज नजर आते हैं, या वो सरकार के साथ खड़ी नजर आती हैं तो सरकार के सहयोग में वो विपक्ष को ही कटघरे में खड़ी कर नजर आती है एक तो, या कभी कभी जो है जो आप देखेंगे तो मायावती सलाह, या अगर कभी कमेंट भी अगर वो कटाक्ष भी करती हैं या निशाना भी साधती हैं तो बहुत ऑफिशियल लाइन होती है, बहुत ऐसा जो समाज को, उनके समाज को और लोगों को समझने में भी लगे कि जैसे ड्राफ्टिंग नहीं होती एक बाबू की या एक, तो उस तरह का होता है। आज वो डायरेक्ट हिट करने से क्यों डर रही हैं, क्यों बच रही हैं, ये कहीं ना कहीं तमाम बसपा के समर्थकों को या उनके लोगों को वो नाराज करा। अयोध्या वाले मुद्दे पे मायावती कोई जरूरत नहीं थी ट्वीट करने की, तमाम ऐसी चीजें नैरेटिव थी, लेकिन जब मायावती ने ट्वीट किया तो उससे बसपा ही कटघरे में खड़ी हुई। जो बसपा के बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव है उससे और मजबूत हुआ है नीरज भाई। मायावती ने, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, ट्वीट किया, उसका दूसरा पैराग्राफ ये कह रहा था कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता जहां पर चोरी और गबन के आरोप लगा रहे हैं उन्हें इसके पुख्ता सबूत देने चाहिए एसआईटी को। वो ये बात आप सोचिए कि जिस बात को लेके ट्रस्ट के अंदर चंपत राय से लेके अनिल मिश्रा तक को हो गया, एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए उनको कि जो ट्रस्ट भरोसा नहीं कर रहा है जिन लोगों पे, आप समझिए उसके मायावती बचाव में खड़ी नजर आती हैं और विपक्ष पे निशाना साध रही हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती के राजनीति के तौर तरीके सवालों के घेरे में नीरज भाई आज की तारीख में हैं। और तो जो पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल कि अब चूंकि ये चुनावी साल है, सब कुछ चुनावी मोड में जा चुका है, तो मायावती विधानसभा चुनाव में अब 12-13% वोट पर पिछले चुनाव में थी और लोकसभा में तो बिल्कुल 9-10% के आसपास थी। तो मायावती की इस पूरी पॉलिटिक्स का, मायावती के इस निष्क्रियता का, या फिर कहें कि वो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पर, विपक्ष पर हमले करती हैं, बीजेपी का बचाव करती नजर आती, पूरे रवैये का फायदा किसको मिलने वाला है 2027 के चुनाव में? माने हम अब 2 अलग अलग बातें हैं कि एक तो वो वोट, चूंकि उनका इतना कम हो चुका है वोट परसेंटेज 8-9%, मतलब मायावती बसपा को देखते हुए बहुत कम उसे कहा जा सकता है। तो 2 बातें हैं कि एक कि मायावती अपने उस वोट बैंक को भी बचा पाएंगी या वो भी बिखरेगा, या मायावती ने जो गंवाया है 2022 और 2024 में जो एक बड़ा अपने हिस्से का दलित वोट, वो वापस बुलाने की बात होती है, क्या वो वापस आएगा? और अगर नहीं हो रहा है ये सब और ये वोट दूसरी पार्टियों में बंट रहा है, तो मायावती के इस पूरे रवैये का, इस पूरी पॉलिटिक्स का 2027 में फायदा कौन उठाने जा रहा है? देखिए नीरज भाई, 2 चीजें हैं। जो बसपा के राजनीतिक आधार था उसमें बड़ा वोट बैंक नीरज भाई बसपा से खिसक चुका है।
जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा 22% के पॉकेट में रहा करती थी तमाम बुरे स्थितियों के बावजूद, वो आज 10% से नीचे खड़ी है। 9 पॉइंट कुछ परसेंट वोट बहुजन समाज पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला है। नीरज भाई, इसके है, आप सोचिए कि बसपा का जो कोर ऑर्डिनेंस था गैर जाटो पहले से छिड़क गया। उससे पहले जो है जो बहुजन पॉलिटिक्स हुआ करती थी उससे दलित पॉलिटिक्स बची, और दलित पॉलिटिक्स में भी अब गैर जाटो वोट छिड़कने के बाद सिर्फ जाटो पॉलिटिक्स बची, और 2024 में जाटो वोट में भी अच्छी खासी सेंध नीरज भाई लगी है। जो जाटो वोट आज की तारीख में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ 60% खड़ा हुआ है जो 2024 में दिखा। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हुई नीरज भाई, और जो जिस तरह से आप देखें कि 2024 में जो चंद्रशेखर जो जाटो समुदाय से आते हैं वो एक बसपा की राजनीति के एक दलित राजनेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं। वो एक अलग नैरेटिव, एक अलग केमिस्ट्री बनाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम दलितों के मुद्दे पे आजकल हर जगह जाते हैं, हर आवाज को उठाते हैं, तुरंत एक्शन में उनके घर तक जाते हैं, उनके लिए धरना करते हैं, उनके लिए प्रदर्शन करते हैं। लगातार चंद्रशेखर इसके लिए एक्टिव है। यही वजह है कि इन दिनों चंद्रशेखर की रैलियों में भीड़ भी अच्छी खासी नीरज भाई जुटने लगी है। एक चीज तो ये दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में जो मायावती का स्पेस खाली हो रहा है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर थोड़ा सा भरते हुए दिख रहा है। भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में ना भर पाए नीरज भाई, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा सा उनकी जो राजनीति है वो एक अहमियत बनती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा जाए नीरज भाई तो 2 ध्रुवीय हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है। अगर यही स्थिति 2027 के चुनाव में बनी, जिस तरह से 2024 का चुनाव था, अगर वही पैटर्न रहता है, उसी तरह का 2 ध्रुवीय चुनाव होता है, ट्रायंगल फाइट नहीं होती है, तो ऐसे में जो दलित बसपा से छिड़केगा नीरज भाई, उसका जो पहले जगह जो स्पेस है वो समाजवादी पार्टी अब बनेगी एक ही। क्योंकि जो पहला वोटर था जो खासतौर से दलितों से 2024 के पहले जो छिड़का था, या 2022 और 17 में जो मुझे दिखा था उत्तर प्रदेश में, वोट भाजपा के साथ गया था। लेकिन भाजपा के साथ गया हुआ दलित खिसक के समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में आया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, हाँ, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। बसपा का प्राइम फोकस जो है उत्तर प्रदेश में नीरज भाई दलित वोटर हैं आज की तारीख में। उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोटर भाजपा की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहेगा, मुस्लिम वोट हमें कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा। और अब उनका टारगेट है कि बसपा जिस तरह से लगातार कमजोर हो रही है, ऐसे में जो बसपा का स्पेस जगह खाली हो रही है उसको भरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और समाजवादी पार्टी करती है। इसकी कवायद देखिए नीरज भाई कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी तमाम दलितों के मुद्दे पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी पिछले दिनों एक बात और उनकी प्लानिंग में हिस्सा है कि वो इस बार जो दलित सुरक्षित सीटें 86-85 सीटें हैं उनसे ज्यादा सीटों पे वो दलित कैंडिडेट उतारने की प्लानिंग कर रखे हैं, यानी कि 100 सीटों पे, यानी कि दलितों को लेकर उनके दिल में एक बड़ा स्पेस है। दूसरी तरफ कांग्रेस उनकी अलायंस पार्टनर है। जो पूरी राजनीति जो उसकी उत्तर प्रदेश में इन दिनों है वो दलित राजनीति केंद्रित हो चुकी है। वो एक राजेंद्र गौतम जो दिल्ली के रहे से उनको उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया है, जो कि अपने आप को काशीराम के तरह तौर तरीके से राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें गुलदस्ता रह दो, हमारा स्वागत ना करो, लेकिन हमारे मिशन के साथ जुड़ो। आज मिशन दलितों के संविधान, आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर, इन तमाम तरह की बात जो कर रहे हैं वो राजेंद्र गौतम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आज की तारीख में दलितों के मुद्दे पे सबसे ज्यादा कोई मुखर है, दलितों के लिए कोई इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं तो राहुल गांधी है। संविधान बचाने की लड़ाई है, दलितों की अस्मिता बचाने की लड़ाई है, दलितों के आरक्षण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस की तरफ बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी यही किया है कि राजेंद्र गौतम को उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाकर ये मैसेज दिया है कि हमारा प्राइम फोकस जो है वो दलित वोटर है नीरज भाई। तो कहीं ना कहीं जो खास तौर से अभी आने वाले समय में मैं आपको एक और बता रहा हूँ खबर कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में एक बहुजन अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है, जो कि जिसमें अलग अलग नुक्कड़ सभाएं होंगी, जिसमें पंचायतें होंगी, और उसमें लगातार राहुल गांधी दिखेंगे नीरज भाई। ये भी आपको बता रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले चौपाल हुई थी, वैसी ही खाट यात्रा हुई थी 2017 से पहले, वैसी ही यात्रा नीरज भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है प्लानिंग कर रही है। और कांग्रेस में और राहुल गांधी के लिए आप देखेंगे, राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा राम मंदिर मुद्दे पे बहुत ज्यादा मुखर नहीं आए, लेकिन वो दलितों के मुद्दे के लेके वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके जो दूसरे नेता हैं नीरज भाई वो लड़ रहे हैं। वो अजय राय को आगे कर दिया है, उन्होंने अपने जो नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं
आराधना मिश्रा, मोना प्रमोद तिवारी की बेटी, उनको याद कर दिया। वो ब्राह्मण चेहरों को आगे करके राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब सामाजिक न्याय की लड़ाई आएगी, बहुजन पॉलिटिक्स की लड़ाई आएगी, उस वक्त राहुल गांधी फ्रंट फुट पे। उससे पहले राजेंद्र गौतम एक भूमिका बनाने शुरू कर दिए हैं। वो कल अलीगढ़ गए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे मुसलमानों के कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, हम उसको जानने आए हैं। इसी तरह से वो जौनपुर जाते हैं, तमाम जहां भी जाते हैं वो दलितों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राजेंद्र गौतम एक भूमिका बना रहे हैं। जब वो पिच तैयार हो जाएगी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, उसकी यात्रा का रोड मैप कांग्रेस में प्लानिंग हो रही है और वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मायावती की खामोशी, दूसरी तरफ जो विपक्ष के और नेता हैं उनका एक्टिव हो जाना दलित पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर की पहली पसंद कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस ना बन जाए, क्योंकि हमने 2024 के चुनाव में देखा है संविधान और आरक्षण के मुद्दे पे वो लोग, दलितों का बड़ा वोट बैंक जो है वो इंडिया अलायंस के साथ रहा है। उसका नतीजा इसी वजह से इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल है। और ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है नीरज भाई, वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आना है तो दलित वोट को जोड़ना है। इसीलिए अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि उन पर धार्मिक धिम्मीकरण का भी ना आरोप लगे, लेकिन दूसरी तरफ वो पीडीए की पॉलिटिक्स को भी एजेंडा सेट करने में लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी का यह हिस्सा है, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी इस तरह के है। इन सारी जो रणनीति है, सारी कवायद है, इसके बीच में जो मायावती की राजनीति है वो बहुत साइलेंट हो, अप्रासंगिक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मायावती की यही खामोशी रहती है तो जो दलितों का वोट 9% गया नीरज भाई, वो घट के 5%, 4% के पास आ जाएगा। बसपा की राजनीति और होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा जिस तरह से अकेले चुनाव मैदान में उतरी है, अकेले लड़ने की बात कर रही मायावती, लेकिन न उनका कैडर उत्साह भर रहा है, न समाज भर रहा है, न उनके पास दूसरा कोई वोट बैंक ना आ रहा है। वो 2 दूनी 4 वाला काम कर रही मायावती को लग रहा है किसी कहीं पे मुस्लिम कैंडिडेट उतार देंगे तो दलित मुस्लिम मिलकर 40% हो जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। ऐसा नीरज भाई अब नहीं होता। हर जगह 2 दूनी 4 नहीं होता है, कभी कभी 2 मिलकर 22 जो 44 भी हो जाते थे नीरज भाई, वो सारी चीजें अलग हो रही है। अब ये बात समझना चाहिए मायावती को, ये बात मायावती नहीं समझ रही है। के आसपास जो लोग हैं वो मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति को, क्योंकि मायावती कहीं जा नहीं रही, न बहुत लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है नीरज भाई, उससे वो बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हो पा रही हैं कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है मायावती को उसी नजरिए से देखती हैं, मायावती तक पहुंचेंगी, जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगी, तो मुझे लगता है वो अपनी राजनीति के तौर तरीके भी बदलेंगी। अगर वो तौर तरीके उसके बावजूद नहीं बदलती तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में बसपा ठीक हो जाएगा, है नहीं, एक ठीक हो जाएगा, वो अतीत बन जाएगी नीरज भाई। जिस तरह से हमने देखा कि तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में दलित पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, बिहार में भी अप्रासंगिक हो गई है। अगर एनडीए के साथ चिराग पासवान ना होते तो उनकी स्थिति भी बहुत बुरी होती। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं दलित स्थिति ऐसे ही कगार पे जा रही है। और दलित वोटर अब जो है नीरज भाई, उसकी जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें काशीराम के दौर में थी वो नहीं है आज की। वो आज कुछ और सोच रहा है, उसकी मांग, डिमांड तमाम अलग चीजें हैं नीरज भाई। उस वक्त सामाजिक भागीदारी की बात थी, आज सामाजिक भागीदारी की बात नहीं है। आज उनके सामाजिक इंसाफ की बात है कि उनको कैसे उस इंसाफ मिल सके, तमाम उनके प्रतिनिधित्व मिल सके। अलग अलग समाज में, दलितों में भी अलग अलग जो दलित समुदाय है उसके अंदर भी महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, वो भी चाहता है। और इन सब चीजों को अगर मायावती फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो नीरज भाई बसपा के साथ दलित समाज नहीं जाए। बहुत ही अहम बात कही है कबूल अहमद ने, और उसका विश्लेषण किया कि मायावती जिस तरीके से अपने तौर तरीके अगर नहीं बदलती हैं तो उनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब भी कुछ महीने चुनाव में बाकी हैं और ये गुंजाइश बचती है कि मायावती अगर अपने तौर तरीके बदल लेती हैं, जमीन की राजनीति पर आती हैं, आक्रामक राजनीति पर आती हैं, सरकार को घेरने की राजनीति पर आती हैं, दलित समुदाय को ये एहसास कराती हैं कि वो उनकी नेता हैं और उनके लिए हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं, तो परिस्थितियां शायद बदल भी सकती हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।